हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टीजीटी 2020 का एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आज हम जो 2020 में जो पेपर हुआ था एस्टेट का, उसका सीडीपी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, सीडीपी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, 2020 का। 2020 में साइकोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, दैट इज, एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करने से आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? प्रमुख मेन नियम नहीं है तो कौन सा नहीं है? अभ्यास का नियम ये तो है, प्रभाव का नियम ये भी है, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम उसने दिए थे जो मेन नियम थे। लेकिन सामान्यकरण का नियम नहीं है। जो सामान्यकरण का नियम, उसका नियम नहीं है। किसका? थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। ठीक है, किसने दिया था सामान्यकरण का नियम? जड़ महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा नहीं है पूछा तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामान्यकरण का नियम, आंसर 4। सेकंड क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकंड। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? मेयर एम स्लोवे ने। किसने किया था? मेयर एम स्लोवे ने संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, बाद में आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री। थर्ड में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनके अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आंसर क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाता है। क्या है? अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने का प्रयास किस में आएगा? व्यक्तिक अनुदेशन में आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिक अनुदेशन में। ठीक है, निम्नलिखित में से इसमें क्या है हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनके अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने का प्रयास करता है? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम में नहीं, व्यवहारिक उपागम में नहीं, व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम, यानी कि पर्सनली उसका करना, उसको निर्देश देना। ठीक है, उससे उसका मूल कारणों को, अधिगम न्यूनता के मूल कारणों का पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया? एडवर्ड चेस टोलमैन ने। किसने? एडवर्ड चेस टोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्न कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो जन्मजात क्या है? क्या पुरस्कार आपको जन्म से मिलता है? नहीं। क्या दंड आपको जन्म से ही मिलता रहता है? नहीं। प्रोत्साहन आपको जन्म से मिलता है? नहीं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, उसको जब पैदा होने की थोड़ी देर बाद ही माँ अपना दूध पिला देती है, जिसका मतलब जो भूख है वो क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर सेकंड क्या हो जाएगा? भूख। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो लैंगिक परिवर्तन कौन सी अवस्था में दिखते हैं? वयस्क काल, यानी कि प्यूबर्टी एज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिकल अनुबंधन। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो एस प्रकार का अनुबंधन किसने दिया था? एस प्रकार का हमारा अनुबंधन को क्या कहते हैं? पावलोव का अनुबंधन है। वो जो क्लासिकल अनुबंधन है वो पावलोव का है, तो इसका क्या आएगा? एस प्रकार का
अनुमंडन। आर प्रकार का अनुमंडन हमारा किसका है? स्किनर का। और एस आर प्रकार का अनुमंडन हमारा किसका है? थॉर्नडाइक का। यू प्रकार का कोई अनुमंडन नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? एस प्रकार का अनुमंडन। क्या हो जाएगा? एस प्रकार का अनुमंडन जो पावलोव ने दिया था, उसकी थ्योरी को बोलेंगे क्या बोलते हैं? एस प्रकार का अनुमंडन, और क्लासिकल अनुमंडन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनतावस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सी आयु समूह बताया? क्या बताया? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो ये कौन सी एज है? 6 से 11 ईयर्स। ठीक है, 6 to 11 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? सांतत्य का सिद्धांत क्या है? सांतत्य का सिद्धांत फर्स्ट है हमारा सांतत्य प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये तो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भिन्न होता है, सभी व्यक्ति अपने आप से एक दूसरे से अलग होते हैं। पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, लेकिन पैटर्न जब बच्चा पैदा होता है उसी प्रकार से बच्चे की अकॉर्डिंग टू एज चलना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है। तो ये सब क्या है? पैटर्न की एकरूपता है। विशिष्ट से सामान्य, लेकिन ये गलत है। हमारा सामान्य से विशिष्ट हमारा विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर आ जाएगा हमारा 4। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से व्यवहारवाद संप्रदाय जाना जाता है। ठीक है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। ठीक है। वाटसन और स्किनर और थॉर्नडाइक को भी माना जाता है। तो ठीक है, व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी मतलब कैसे याद करेंगे? जो हमारा बिहेवियर को जानने के लिए क्या एक बॉक्स को एनालिसिस करना पड़ता है, उस हिसाब से सोच के टिक लगा के हम क्या कर सकते हैं? व्यवहारवाद का ब्लैक बॉक्स थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन करेगा तो अच्छा स्वास्थ्य भाई, एक किसी भी जगह जाऊँ वहाँ व्यक्ति समायोजित होता है। संवेगात्मक परिपक्वता यानी कि अकॉर्डिंग टू इमोशनल मैच्योरिटी, उसमें वो कहीं भी जाता है तो अपने आप को ये पागल की तरह नहीं दिखाता, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत विचलित सा हो जाता है। तो ये क्या है? संवेगात्मक परिपक्वता है। आत्मविश्वास होगा उसमें। असहनशीलता, इंटॉलरेंस नहीं होगी। ठीक है। तो ये अच्छे मानसिक इंटॉलरेंस है। अगर असहनशीलता सहन नहीं कर सकता किस चीज़ को, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, असहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 13, केटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है। इसमें क्या है? जो इसका ये नॉन वर्बल है, कैटल का ये क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट है। ठीक है। इसमें कैटल का संस्कृति का ये नॉन वर्बल टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 14। क्वेश्चन 14 में क्या है कि रचनात्मकता की प्रक्रिया का सही तार्किक। आपको कोई भी क्रिएटिविटी करनी, सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप तैयारी करोगे। तैयारी करके प्री पाक यानी कि इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपके दिमाग में तैयारी करते रहोगे तो देखोगे क्या क्या करना है। फिर उसके बाद प्री पाक इंक्यूबेशन एक आइडिया आएगा। फिर अंतर्दृष्टि, आप उस पूरी सिचुएशन को देखोगे और उसका सत्यापन करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, फिर उसको डिसाइड कर लोगे। ठीक है। तो ये क्या हमारा रचनात्मकता की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अब क्रिया प्रसूत किसने दिया था? हमारा स्किनर से रिलेटेड है, जिसने किस पर किया था? किस पे किया था? कबूतर पे परीक्षण किया था कि वो दाने डालता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? स्किनर का है। तो इसमें कौन पुनर्बलन भी होता है, ऐसा होता है, पुनर्लाभ भी होता है, विलोपन भी होता है, लेकिन अंतर्दृष्टि हमारा नहीं होता। तो ये हमारा राइट आंसर, इसका जो गलत पूछा है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम क्या है? अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया था? अधिगम सक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में विचारधारा का समर्थक नहीं है। अब आपने पढ़ा था आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने, लेकिन वुंट ने इसके बारे में नहीं कहा था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिसने नहीं कहा था वो किसने नहीं कहा था, वुंट ने। किसने नहीं कहा था, हमारा वुंट ने नहीं कहा था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वुंट। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वुंट। वुंट क्या था, चेतना का विज्ञान कहा था वुंट ने। ठीक है, किसका विज्ञान कहा था, चेतना का विज्ञान कहा था वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो पुनर्जन्म जैसे टेलीपैथी, भूत की, ऐसे वाली जो जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, पैरासाइकोलॉजी, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था परिकल्पनाओं को समझने पर तार्किक वाक्यों के परिकल्पना, एक तो वर्ड परिकल्पना आएगा, परिकल्पनाओं को समझने का तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसमें दो वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक सबसे पहले परिकल्पना। अगर परिकल्पना आ गया तो डेफिनेटली आपका 11 से 15 वर्ष एम और चिंतन वाली एज आ जाएगी, जो 11 से 15 वर्ष का है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। तो ऐसा जो स्मृति, जो हमारी माइंड से रिलेटेड हो, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तो ये हमारा क्या, हमारा संज्ञान यानी ज्ञान में शामिल होगा। तो ये आएगा हमारा सेकंड आंसर, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का क्रेचमर द्वारा दिया गया नहीं है। अब व्यक्तित्व के उसने क्या बताया था, सुडोल होना चाहिए, लंबकाई मतलब एस्थेनिक, और गोलकाई यानी कि पिकनिक। और कलात्मक, देखो क्या व्यक्तित्व का है, कलात्मक नहीं। एक व्यक्ति सुडोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है। गोलकाई को क्या बोल सकते हैं, मोटा। कलात्मक होता है वो किसी प्रकार से व्यक्तित्व से संबंध नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन में क्या है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था प्रायत अन्योन्य की समूह क्या है। हेटेरोनोमी क्या है, हेटेरोनोमी। ठीक है, हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी क्या है, कौन सी एज में होती है। तो ये हमारा कौन सा है, जो हेटेरोनोमी, ये 5 से 8 वर्ष है। क्या है ये हमारा, क्या है हमारा, हेटेरोनोमी वाला है। एक होता है ऑटोनोमी, एक होता है हेटेरोनोमी। मैं आपको इसके थोड़ा सा लेके चलती हूँ, एक सेकेंड। ये देखना है हमारा यहाँ से, ये हमारा ये रहा हमारा हेटेरोनोमी और ऑटोनोमी। ये हमारा है प्रायत नैतिकता की अवस्था। हेटेरोनोमी ये क्या है, 7 से 8 वर्ष। इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, 2 से 8 वर्ष है तो 2 से 8 वर्ष करेंगे, 5 से 8 वर्ष है तो 5 से 8 वर्ष, 7 से 8 वर्ष है तो 7 से 8 वर्ष। ठीक है, लेकिन स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, इसमें क्या है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी, तो इसमें 8 से 12 वर्ष। ठीक है, 8 से ऊपर भी आएगी, तो 8 से ऊपर आएगी तो हम क्या करेंगे, ऑटोनोमी वाला करेंगे। और 8 से नीचे 8 तक आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रायत अवस्था यानी कि हेटेरोनोमी। ठीक है, ये हेटेरोनोमी, हेटेरोनोमी। अब आ जाओ, तो इसमें हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 8 ईयर्स, 5 से 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 वाले क्वेश्चन में क्या है, 23 वाले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले कहते हैं आवेगित आवेग, जो अधिगम अक्षम व्यक्ति उसमें आवेग भी होगा, अव्यवस्थित अवधान यानी कि उसका डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, उसका ध्यान भी नहीं रहेगा। संवेगिक अस्थिरता यानी कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वो संवेगिक रूप से क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा। लेकिन प्रत्यक्षीकरण प्रभावित है, प्रत्यक्षीकरण प्रभावित क्या होता है, अकॉर्डिंग टू परिस्थिति की एनालिसिस करना, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। ठीक है, कि इसकी गंभीर मानसिक बुद्धिमत्ता वाले उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो इसके है सीवियर मेंटल रिटार्ड चाइल्ड, तो इसकी जो होती है वो हमारी 20 से 35 यानी 20 to 35। अब आपको मैं सारे रिवाइज करवा देती हूँ, 50 से 60 कौन सी होती है, 37 से 51 कौन सी, 20 से नीचे जो हमारी जड़ हो जाती है। ठीक है, ये हमारी माइल्ड है, और ये हमारी जो मंद बुद्धि है वो है इसी बीच की है, और ये गंभीर बुद्धि है, गंभीर मंद बुद्धि है। लेकिन मैं आपको इसको और अच्छे से रिवाइज करवाने के लिए
चलते हैं हम यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखिए क्या है। 0 से 20 प्रोफाउंड मेंटल रिटार्ड यानी कि रिटार्डेशन यानी कि गंभीर मानसिक मंदबुद्धि। ये है 20 से 35 सीवियर मेंटल प्रोफाउंड यानी क्या होता है, एक सेकंड, प्रोफाउंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, जो प्रोफाउंड वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोफाउंड वाला है वो हमारा होता है, प्रोफाउंड वाला होता है हमारा जड़ बुद्धि, ठीक है। प्रोफाउंड वाला हमारा क्या होता है, जड़ बुद्धि, प्रोफाउंड यानी कि जड़, ठीक है। और ये है 20 से 35 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, 35 से 50 ये होगा मॉडरेट यानी बीच का, और 50 to 70 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, 70 से 80 बॉर्डर लाइन यानी बॉर्डर पे खड़ा है, 80 से 90 डल एवरेज यानी कि औसत से कम, 90 to 100 एवरेज यानी औसत, 100 to 120 एबो एवरेज औसत से ऊपर, 120 to 130 सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, 130 से 140 वेरी सुपीरियर यानी अति श्रेष्ठ, 140 एंड अबोव क्या होगा, जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली, ठीक है, जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली, ठीक है। अब हम अपने पेपर पे आ जाते हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट एक बार रिवाइज करवा दिए, ठीक है, सारे पॉइंट एक बार आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब हम अपने पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 35 गंभीर यानी कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 विकास की कौन सी अवस्था में सम्मान लिंगियों के साथ मित्रता विकसित होती है, तो ये हमारा पोस्ट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 ईयर्स में। कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, आप देखते हो चिंतन कौन से, उसका चिंतन का कौन सा प्रकार नहीं है, अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि निश्चित चीज़ों के बारे में सोचना यानी जो फिक्स है। सृजनात्मक चिंतन में क्रिएटिविटी, कुछ भी विचार आ सकता है अपने आप को अलग से दिखाने के लिए, कुछ भी बच्चे में सृजनशील होता है, क्या क्या उसके माइंड में आइडियाज आते हैं। आलोचनात्मक थिंक चिंतन, तो ये भी हमारा कौन सा चिंतन का प्रकार है। लेकिन समलीन चिंतन ये हमारा क्या है, यथार्थवादी चिंतन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा राइट आंसर हो जाएगा समलीन चिंतन, जो हमारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 में है मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है, तो हमारा मैस्लो, रोजर्स और आर्थर कम्बश ये हमारे मानवतावादी के समर्थक हैं। लेकिन जो हमारे हैं फ्राइड वो मनोविश्लेषणवादी हैं, तो ये हमारे इससे संबंधित नहीं होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। संरचना, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंट हमारे संरचनावाद के प्रवर्तक है, विलियम जेम्स हमारे प्रकार्यवाद के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्न में कौन सा अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। आपको अभिप्रेरणा के चक्कर से, सबसे पहले अभिप्रेरणा के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, फिर उसको ड्राइव करते हैं और फिर उसको प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम जब हमें किसी अभिप्रेरणा कैसे मिलती है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं और फिर हम उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, भय का संवेग। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो जो भय के कारण हम क्या करते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं, तो ये क्या आएगा, प्लायन यानी स्केप, बचना या प्लायन कर जाना। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। फिर भी मैं आपको इसको एक बार कंप्लीट 14 मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्ति रिवाइज करवा देती हूँ। क्या है प्लायन, भय है वो, किस भय से क्या होता है, हम भय से क्या करते हैं, हम प्लायन कर जाते हैं। क्रोध से हम क्या करते हैं, युयुत्सा, ठीक है, कम्बैट, युयुत्सा होती है। घृणा से क्या होता है, घृणा से क्या होता है, निवृत्ति, अप्रियता आती है। वात्सल्य से क्या होता है, वात्सल्य ने क्या होता है, प्रेम, माँ का प्रेम शिशु रक्षा के लिए होता है। कष्ट में संवेदना होती है, कामुकता में काम, ठीक है। आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा, ठीक है। और अधीनता की भावना में आत्महीनता फील होगी। श्रेष्ठता की भावना आत्म प्रदर्शन, जब हम श्रेष्ठता की भावना कैसे फील होगी, जब हम आत्म प्रदर्शन करेंगे। एकाकीपन आएगा, एकाकीपन का जो संवेग है वो सामूहिकता चाहेगा। भूख से हम क्या करेंगे, भोजन की खोज करेंगे, ठीक है। और अधिकार की भावना, तो हम क्या करेंगे, संचय संग्रह करेंगे। अधिकार चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, संचय करेंगे। रचना का आनंद, तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। आमोद का जो हमारा संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है, हास्य यानी कि लाफर, ठीक है। ये हमारा 2020 का साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा 2020 के पेपर का साइकोलॉजी का पार्ट जो कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू।